back to my channel Civil Engineering. Today we are going to start unit 2nd of EIA, which name is Environmental Attributes. तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट 2, जिसमें अलग अलग टॉपिक है। सबसे पहले हम इन्वायरमेंटल एट्रीब्यूट्स पढ़ने वाले हैं, फिर इन्वायरमेंटल इंडिकेटर्स पढ़ेंगे और इंडिसेस पढ़ेंगे, फिर उसके रिलेटेड असेसमेंट पढ़ेंगे, फिर उसके रिलेटेड मेथड और टेक्निक्स पढ़ेंगे, फिर प्रेडिक्शन टेक्निक फॉर क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंटल एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा इन्वायरमेंटल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। तो इसका मतलब है पर्यावरणीय विशेषता भी कहते हैं इसे। इट मीन्स एनी and all claims, credit and benefit, emission and reduction, offset and allowance result from avoidance of emission of gas, chemical and other substance to air, soil और water। तो इसका मतलब क्या है, जितने भी हमारे इन्वायरमेंट में जो भी गैस का इमिशन हो रहा है यानी उत्सर्जन हो रहा है, या जो भी गैस का रिडक्शन हो रहा है, उसे हमें क्या करना है, कम करना है। उसे मतलब हमें अवॉइड करना है। जैसे कहीं भी फैक्ट्री है, वहाँ पे कुछ काम हो रहा है, तो वहाँ पे अलग अलग जब प्रोडक्ट बनते हैं, तो जब फैक्ट्री में काम स्टार्ट होगा तो उसमें कई सारी गैसेस एमिट होती हैं और वो उसे इन्वायरमेंट में छोड़ दिया जाता है, तो वो इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल होता है। जैसे आपको पता ही होगा कि ओजोन लेयर में हमारा एक होल हुआ था उसी के कारण, क्योंकि हमारे यहाँ पे व्हीकल्स बहुत ज़्यादा चलते हैं और बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होता है। तो इस चीज़ को हम कंट्रोल करने के लिए जो भी चीज़ें करते हैं उन्हें हम इन्वायरमेंटल एट्रीब्यूट्स कहते हैं। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है इसमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोग्राम और प्रोजेक्ट सच एज पर्टिकुलर एमिशन, थर्मल डिस्चार्ज, वेस्ट वाटर डिस्चार्ज दैट डिटरमाइन द टाइप एंड extend it on short term and long term impact on its environment। इस प्रोग्राम और प्रोजेक्ट का क्या पर्पज़ होता है कि हम इसमें क्या करेंगे, जो भी एमिशन होता है उसे कम करेंगे, जो भी थर्मल चीज़ें होती हैं उसे डिस्चार्ज करने की कोशिश करेंगे, जो वेस्ट डिस्चार्ज है उसे भी कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, और इसमें हम अलग अलग शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की पॉलिसीज़ को अपना करके जो भी इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं इन्वायरमेंट पर उसे कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे दो टाइप्स के एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक होता है फिजिकल एट्रीब्यूट्स और एक होता है केमिकल एट्रीब्यूट्स। तो सबसे पहला आता है फिजिकल एट्रीब्यूट्स। फिजिकल एट्रीब्यूट में है इट इंक्लूड टेम्परेचर, लाइट एंड हाइड्रोलॉजी एज वेल एज इनफ्रीक्वेंट इवेंट दैट रिशेप इकोलॉजिकल सिस्टम सच एज फायर, फ्लड एंड स्टॉर्म्स। इट रिफ्लेक्ट द इन्फ्लुएंस ऑफ सोलर radiation warms land and water masses, dries hydrological cycle and support photosynthesis। तो ये क्या है, फिजिकल एट्रीब्यूट्स में क्या आ गया, इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं, जो भी हमारा टेम्परेचर हो गया, या जो भी लाइट हो गया, या जो भी वहाँ पे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स चल रही हैं, इससे रिलेटेड जो भी इवेंट हो गए उन्हें हम किस में कंसिडर करते हैं, फिजिकल एट्रीब्यूट्स में। इसके कारण जो भी हमारे फायर हैजार्ड होते हैं, या जो भी हमारे फ्लड हैजार्ड होते हैं, जो भी हमारे स्टॉर्म्स आते हैं, उनको हम इसमें कंसिडर करते हैं, यानी जो चीज़ें फिजिकली हो रही हैं उन्हें हम क्या करेंगे, फिजिकल एट्रीब्यूट्स में शामिल करेंगे। तो उसमें सेकंड पॉइंट में है कि जो भी हमारी सोलर रेडिएशन है, जब वो हमारे अर्थ पे आती है तो उसके कारण लैंड वार्म होता है। लैंड वार्म होने के कारण गैस, जो वाटर होता है वो एज अ गैसियस फॉर्म एटमॉस्फेयर में जा कर के जाता है, और उसके बाद कुछ टाइम बाद जब बहुत सारा गैसेस स्टार इकट्ठा होता है तो उसके बाद क्लाउड बनना शुरू होता है, जिसके कारण वो पानी बरसता है, और पानी बरसने के कारण ही हमारी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल चलती है, और जो सन के कारण हमारी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है वो भी फिजिकल एट्रीब्यूट्स में ही आती है। अब सेकंड है केमिकल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। इट इंक्लूड लेवल ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, पीएच, सैलिनिटी एंड अदर केमिकल इन इन्वायरमेंट।
इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है कि लेवल ऑफ ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है, लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट वहाँ पे कितना प्रेजेंट है, पीएच कितना है, सैलिनिटी यानी वहाँ पे खारापन कितना है, जैसे पानी में खारापन होता है उसे हम सैलिनिटी कहते हैं, एंड अदर केमिकल इन इन्वायरमेंट। केमिकल एट्रीब्यूट्स है तो जाहिर से बात है इसमें जितने भी केमिकल चीज़ें हैं वो सब इंक्लूड हो जाएंगी। सेकेंड पॉइंट है इट रिफ्लेक्ट द केमिकल स्टेट ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम इज विच दे लिव, फॉर दिस रीजन इज रिलेटिवली स्मॉल, इज लेस एबल टू टॉलरेट टेम्परेचर फंक्शनिंग देन अ स्पीसीज दैट हैज इवॉल्व इन टेम्परेचर वाटर वेयर टेम्परेचर रेंज इज रिलेटिवली लार्ज एंड मोर वेरिएबल। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जितने भी केमिकल स्टेप्स होते हैं या जो भी हमारे केमिकल इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं इन्वायरमेंट पे उसे हम प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस पे पड़ता है, जो हमारी वाटर बॉडीज होती है, क्योंकि मोस्टली हम डिस्चार्ज किस में करते हैं, वाटर में करते हैं। तो वाटर में जो हाईली टॉक्सिक सबस्टांस वो डिस्चार्ज किए जाते हैं उसके कारण जो वाटर बॉडीज होती हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है इसमें एनवायरनमेंट इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो इसमें है एन एनवायरनमेंट इंडिकेटर इज द न्यूमेरिकल वैल्यू दैट हेल्प प्रोवाइड इंसाइट इनटू द स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट और ह्यूमन हेल्थ। Indicator are developed based on quantitative measurement or static data of environment condition that are tracked over time। ये environment indicator जो होते हैं वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जो हमें किसमें हेल्प करती है, जो भी हमारे रिलेवेंट डाटा हैं या जो भी हमारे ह्यूमन हेल्थ के रिलेटेड डाटा हैं उनको देखने में हेल्प करती है। तो इससे क्या होता है कि जितने भी हमारे ये क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है तो इसके कारण क्या होता है कि हम इसे एक स्टैटिक फॉर्म में कंजर्व करके रख सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें इन्वायरमेंटल इंडिकेटर कैन बी डेवलप्ड एंड यूज एट अ वाइड वेराइटी ऑफ जियोग्राफिकल स्केल फ्रॉम लोकल टू रीजनल टू नेशनल लेवल। इसे हम अलग अलग स्केल पे यूज कर सकते हैं, जैसे जियोग्राफिकल स्केल पे यूज कर सकते हैं। पहले हम लोकल लेवल से रीजनल लेवल पे यूज करेंगे, फिर रीजनल से हम नेशनल लेवल तक भी इसे यूज कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है इसमें अ पैरामीटर और वैल्यू ड्राइव फ्रॉम parameter that describe the state of its environment and its impact on human beings, ecosystem and material, the pressure on environment, the driving force and the response of steering that system। ये एक पैरामीटर है जिसमें हम अलग अलग वैल्यूज़ को डिटरमाइन करते हैं या ड्राइव करते हैं, जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं, जो भी इन्वायरमेंट या इससे रिलेटेड इम्पैक्ट ह्यूमन पे बढ़ने वाला है इन सबको डिटरमाइन करके उन्हें कम करने की कोशिश कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट इसमें है एन इंडिकेटर हैज़ गोन थ्रू अ सेलेक्टिंग एंड और एग्रीगेशन प्रोसेस इनेबल टू स्टीर एक्शन। तो ये एक जो इंडिकेटर है ये एक किस प्रोसेस से होके जाता है, एग्रीगेशन प्रोसेस से होके जाता है। नेक्स्ट इसमें a systematic approach to measuring and reporting on environmental policy performance in context of sustainable development। तो इसकी सबसे सही डेफिनेशन यही है कि यह क्या है, एक सिस्टमेटिक अप्रोच है जिससे के कारण हम मेजर या रिपोर्ट कर सकते हैं इन्वायरमेंटल पॉलिसी या उसकी परफॉर्मेंस को, किसको ध्यान में रखते हुए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए। तो अब हमारे पास है इन्वायरमेंटल इंडिसेस। इंडिसेस का मतलब होता है सूचकांक। तो इसका पहला पॉइंट है इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट एन इन्वायरमेंटल सिस्टम फ्रॉम पोटेंशियली वेरिंग एट्रीब्यूट ऑफ दैट सिस्टम। ये एक कॉम्बिनेशन है अलग अलग सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन का, जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारे इन्वायरमेंटल सिस्टम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसे कलेक्ट करते हैं। अब सेकेंड पॉइंट है इन्वायरमेंट इंडिसेस आर टिपिकली developed to provide in overall snapshot of some feature of environment system, but they are also used to compare similar environment system। जो भी हमारे इन्वायरमेंट के जो भी इंडिसेस होते हैं
जो भी हमारे सूचकांक होते हैं ये इस हिसाब से डेवलप किए जाते हैं या इस हिसाब से प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि ये पूरा क्या ले सकें, जिस चीज़ को हम एनालिसिस कर रहे हैं उसका एक स्नैपशॉट ले सकते हैं, जो भी मतलब उससे रिलेटेड जो भी पिक्चर्स हैं या जो भी उसके रिलेटेड डाटा है उसे हम कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, the construction of an environment indices require careful consideration of several important aspects of individual and environment indicator that contribute it namely। तो ये जो हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ एनवायरनमेंट हम किस प्रकार से करते हैं कि हम इसे केयरफुली करना पड़ता है क्योंकि इसमें हमारे पास बहुत सारे इंडिविजुअल एस्पेक्ट होते हैं और इंडिविजुअल हमारे पास क्या होते हैं, एनवायरनमेंट के इंडिकेटर्स होते हैं जिसको हम इसमें अलग अलग नेम से कंट्रीब्यूट करते हैं, इसलिए हमें ये मेथड ज़रा केयरफुली करना पड़ता है। अब इसमें आता है environmental indicator and indices are detailed and complex devices that attempt to describe not only ecological status but also reaction of biosphere to demand placed on it by society। इन्वायरमेंटल इंडिकेटर और इंडिसेस सिर्फ क्या नहीं देते हैं, हमें इकोलॉजिकल स्टेटस ही नहीं देते बल्कि इसके साथ हमें जो भी बायोस्फीयर के रिएक्शन है वो भी हमें प्रोवाइड करते हैं और क्या क्या वहाँ पे डिमांड है सोसाइटी की वो भी हमें प्रोवाइड करते हैं। ये एक कॉम्प्लेक्स डिवाइस है, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट है EAM। EAM की फुल फॉर्म होती है इन्वायरमेंटल असेसमेंट मेथड एंड टेक्निक्स। इन्वायरमेंट को असेस करने के लिए या एनालिसिस करने के लिए हमें कौन कौन से मेथड या टेक्निक्स की ज़रूरत होगी, इसमें हम ये चीज़ स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला इसमें कि इट कैन बी डिफाइन एज आइडेंटिफाइंग, एस्टिमेटिंग एंड इवॉल्वेटिंग द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ एग्जिस्टिंग एंड प्रपोज प्रोजेक्ट बाय कंडक्टिंग इन्वायरमेंटल स्टडी टू मिटिगेट द रिलेवेंट नेगेटिव इफेक्ट प्रायर टू मेकिंग डिसीजन एंड कमिटमेंट्स। इसमें ये इन्वायरमेंटल असेसमेंट हमें क्या डिफाइन करता है कि इसमें हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, एस्टिमेट करेंगे और इवैल्यूएट करेंगे किसको, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड है या जो हम बनाने वाला प्रोजेक्ट उससे रिलेटेड है या जो भी हमारे उससे रिलेटेड इन्वायरमेंटल स्टडी है। इसमें हम अलग अलग मिटिगेशन प्रोसेस और उसके नेगेटिव इफेक्ट को भी प्रायोरिटी देते हैं और उस पर रिलेटेड डिसीजन बनाते हैं और कमिटमेंट कर सकते हैं। अब इसमें है यूजेस ऑफ EAM। हमको EAM की ज़रूरत क्यों पड़ी और इसके क्या क्या यूजेस हैं, इसमें हम ये पढ़ेंगे। सबसे पहला इट मेजर ऑफ इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस। ये क्या मेजर करता है कि इन्वायरमेंट के परफॉर्मेंस क्या है। सेकेंड इसमें बेंचमार्क एंड चेकलिस्ट ऑफ क्राइटेरिया टू बी मीट। इसमें हमारे जो भी बेंचमार्क और चेकलिस्ट होती हैं उसका क्राइटेरिया मैच होना चाहिए। थर्ड इसमें क्रेडिट अवॉर्डेड फॉर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस अचीव्ड। तो हमें जो भी लेवल ऑफ परफॉर्मेंस है उस पर हमें क्रेडिट अवार्ड होना चाहिए। फिर इसमें की ड्राइवर्स क्या क्या हैं, इसके मेन पॉइंट क्या क्या हैं। पहला है डेमोन्स्ट्रेट सस्टेनेबिलिटी क्रेडेंशियली टू प्लानिंग अथॉरिटी एंड इन्वेस्टर एंड कस्टमर। इसमें हम अलग अलग सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे, उससे रिलेटेड जो भी हमारी प्लानिंग अथॉरिटीज़ हैं या इन्वेस्टर हैं या जो भी हमारे कस्टमर हैं क्रेडिट से रिलेटेड उन्हें इसमें मेंशन करेंगे। फिर नेक्स्ट इसमें गेन मार्केट रिकॉग्नाइजेशन टू अ लीडर इन अ ग्रीन बिल्ड इंडस्ट्री। तो इसमें हम अलग अलग मार्केट को रिकॉग्नाइज करेंगे जिसके कारण हम ग्रीन बिल्ड इंडस्ट्री को चला सकें और इसमें हम इम्प्रूव इमेजेस कर सकते हैं, इससे रिलेटेड जो भी इमेजेस हैं उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अब हमारे पास जनरल मैथडोलॉजी क्या है। इसमें सबसे पहले इसमें दो असेसमेंट किए जाते हैं, एक फर्स्ट स्टेज पे किया जाता है, एक सेकंड स्टेज पे किया जाता है। तो फर्स्ट स्टेज में क्या किया जाता है, डिज़ाइन से रिलेटेड और जो प्रोक्योरमेंट होता है उससे रिलेटेड एनालिसिस करते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट फॉर असेसमेंट करते हैं। सबसे पहले हम एनालिसिस करने के लिए रिक्वेस्ट भेजेंगे। देन आइडेंटिफाई बिल्डिंग टाइप एंड फंक्शन। जो भी हमें बिल्डिंग की ज़रूरत है या जिस पे हमें काम करना है उसे हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसके जो टाइप है और जो फंक्शन है उसको भी आइडेंटिफाई करेंगे।
फिर हम रजिस्ट्रेशन अंडर अप्रोप्रिएट स्कीम कराएंगे, फिर हम उसके रिलेटेड जो भी वहाँ पे अप्रोप्रिएट स्कीम है उसके अंडर हम रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। देन एक ऑप्शनल ऑप्शन है कि हम क्या कर सकते हैं, एसेसर एडवाइस कंसल्टेंसी। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो वहाँ पे मतलब उस चीज़ को ज़्यादा जानकार होगा या जो भी वहाँ पे एसेसर होंगे उनसे हम उनकी एडवाइस ले सकते हैं या उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। ये हमारे पास ऑप्शनल ऑप्शन है। अगर हम इसे नहीं करना चाहते तो इसके बाद हम सीधा ये वाले स्टेप अपना सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद हम एविडेंस गैदर करेंगे, जो भी वहाँ पे रिलेटेड उसके रिलेटेड जो भी सबूत है उसे इकट्ठा करेंगे, फिर उसे हम सबमिट कर देंगे। जो भी वहाँ पे एंटिफाइंग बॉडी होगी यानी जो भी वहाँ पे अथॉरिटी होगी उसको हम सबमिट कर देंगे। देन QA पास हो जाएगा। अगर वो अच्छा प्रोजेक्ट है तो उसे QA पास कर दिया जाएगा। देन इंटरिम सर्टिफिकेशन इज अवॉर्डेड। फिर उसके बाद QA पास होने के बाद उससे रिलेटेड जो भी सर्टिफिकेट है वो हमें दे दिए जाते हैं। फिर है ऑन टू पास्ट कंस्ट्रक्शन स्टेज। इसके बाद हम किसके बेसिस पे सर्टिफिकेट लेने के बाद हम जो भी पास्ट के कंस्ट्रक्शन स्टेज हैं उसे एनालिसिस करते हैं। और QA पास और एविडेंस गैदर के बीच में जो भी चीज़ QA पास में जो भी चीज़ हमारे पास बच जाती है उसे हम एविडेंस गैदर को भेज देते हैं। जैसे अमेंडमेंट एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जो भी हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन बच जाती है वो हम फिर से एविडेंस गैदर में भेज देते हैं। अब आता है हमारे पास सेकंड स्टेज ऑफ असेसमेंट। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी पोस्ट कंस्ट्रक्शन होता है इसका रिव्यू करते हैं। तो सबसे पहला हम क्या करेंगे, फ्रॉम D and P असेसमेंट, जो भी वहाँ पे D और P असेसमेंट है होगा उसे जो भी हमें पोस्ट कंस्ट्रक्शन की रिपोर्ट मिलेगी हम उसे एनालिसिस करेंगे। फिर क्या करेंगे, उस पोस्ट कंस्ट्रक्शन एविडेंस गैदर, उससे रिलेटेड जो भी हमारे एविडेंस होंगे उन्हें इकट्ठा करेंगे। देन हम क्या करेंगे, उसे सबमिट कर देंगे सर्टिफाइड बॉडी जो भी है वहाँ पे। देन QA पास करेंगे कि अगर वो पास हो जाए तो उसके बाद क्या होता है कि हमें सर्टिफिकेट मिल जाता है। सर्टिफिकेट इज अवॉर्डेड, हमें उस काम को करने की परमिशन मिल जाती है। फिर QA पास और जो हमारे पास सबमिशन फॉर सर्टिफिकेट है इसके बीच में हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन आती है QA पास के बाद, जो हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है वो हम सबमिशन फॉर सर्टिफिकेट को दोबारा से दे सकते हैं। अब हमारे पास मोस्ट कॉमन स्कीम, इन्वायरमेंटल असेसमेंट में कौन कौन सी स्कीम चलाई गई थी। सबसे पहला आता है ब्रीम। ब्रीम की फुल फॉर्म है बिल्डिंग रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट इन्वायरमेंट असेसमेंट मेथड। ये एक बिल्डिंग रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट और इन्वायरमेंट असेसमेंट मेथड का कॉम्बिनेशन है। इसमें क्या करते हैं, इट कवर इन्वायरमेंटल एरिया एज वेल एज सोशल एंड इकोनॉमिकल एरिया। ब्रीम जो थी स्कीम, इसमें हमने क्या किया था, इन्वायरमेंटल एरिया के साथ सोशल एरिया और इकोनॉमिकल एरिया तीनों को क्या किया था, कवर किया था। फिर है टाइप ऑफ बिल्डिंग असेस्ड। इसमें कौन कौन सी बिल्डिंग का एनालिसिस करते हैं, ऑफिस जितने होते हैं हमारे ऑफिस, रिटेल एंड हेल्थ केयर जितने भी हमारे हेल्थ केयर होते हैं, या इंडस्ट्रियल होते हैं, या जो भी मल्टी रेजिडेंशियल बिल्डिंग होती है, या जो भी हमारे कोर्ट होते हैं, या एजुकेशन रिलेटेड जो भी हमारे बिल्डिंग्स होते हैं, इसमें हम ऐसी बिल्डिंगों का एनालिसिस करते हैं। फिर इसका लॉन्च डेट थी 1990 में, 1990 में ये लॉन्च किया गया था। तो सर्टिफाइड बॉडी है इसकी, मतलब किस अथॉरिटी, मतलब कहाँ से ये लिया गया था, मतलब तो इसमें था कि ये लिया गया था BRE UK से, यानी यूनाइटेड किंगडम से लिया गया था, जिसकी फुल फॉर्म है BRE की फुल फॉर्म है बिल्डिंग रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट। ये वहाँ पे एक डिपार्टमेंट है जिसके द्वारा ये ब्रीम स्कीम चलाई गई थी। फिर ब्रीम का एक 2000 में अपडेट आया था। इसने क्या किया था कि जितने भी करंट के रिगार्ड जो भी लेजिस्लेशन चल रहे हैं उसमें हम क्या कर सकते हैं कि इंडस्ट्रीज़ में कुछ चेंजेस कर सकते हैं। फिर मेजर चेंजेस में क्या क्या इंक्लूड थे, क्या क्या हम चेंजेस कर सकते हैं, 2 स्टेज सर्टिफिकेशन प्रोसेस कर सकते हैं। फिर आउटस्टैंडिंग रेटिंग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि रेटिंग उसकी बढ़ा सकते हैं। फिर है शाइनिंग मॉडिफाई, इसको हम शाइनिंग मॉडिफाई भी कर सकते हैं। फिर था एनर्जी क्रेडिट नाउ बेस्ड ऑन EPC रेटिंग,
फिर हम एनर्जी पे भी क्रेडिट कर सकते हैं ईपीसी रेटिंग के बेसिस पे। देन हम मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर ईच मटेरियल लेवल, तो जो भी हमारे मटेरियल वहाँ पे रिक्वायर्ड है उसका मिनिमम रिक्वायरमेंट हम कर सकते थे। तो अब सेकंड स्कीम थी हमारे लीड की फुल फॉर्म है लीडरशिप इन एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल डिज़ाइन। एनर्जी और इन्वायरमेंटल में जिसकी लीडरशिप थी और उससे रिलेटेड जो भी डिज़ाइन था वो लीड में आ गया। तो इसमें पहला था कि टू असिस्ट इन क्रिएशन ऑफ हाई परफॉर्मेंस हेल्थफुल ड्यूरेबल अडोरेबल एंड इन्वायरमेंटली साउंड बिल्डिंग। इसमें हमने क्या किया था कि जितने भी हाई परफॉर्मेंस वाली बिल्डिंग्स होती हैं या जो भी हेल्थफुल चीज़ें होती हैं और जो भी ड्यूरेबल हो, जिसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा हो, उससे रिलेटेड जो भी साउंड बिल्डिंग था उनका एनालिसिस किया था। तो इसमें था सेकंड पॉइंट टू प्रोवाइड अ नेशनल स्टैंडर्ड फॉर व्हाट कंस्टिट्यूट अ ग्रीन बिल्डिंग। इसमें हमने क्या किया था कि एक नेशनल स्टैंडर्ड किया था जिससे रिलेटेड वहाँ पे जो भी ग्रीन बिल्डिंग्स थी उनका एनालिसिस किया था। सर्टिफाइड बॉडी थी इसकी ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल यूजीबीसी। तो जो यहाँ पे यूएस में जो ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल थी उसने इस स्कीम को चलाया था। देन लॉन्च डेट है इसकी 1998 में ये लॉन्च किया गया था। टाइप ऑफ बिल्डिंग इसमें कौन कौन सी एनालिसिस होंगे, ऑफिस होंगे, रिटेल इंस्टीट्यूशन होंगे, बिल्डिंग्स होंगी और होटल्स और जो भी रेसिडेंशियल एरियाज हैं उनको हम एनालिसिस करेंगे। देन थर्ड स्कीम आई थी इसमें ग्रीन स्टार जो थी इसके अंतर्गत था बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग रेटिंग सिस्टम इंक्लूडिंग ब्रीम एंड लीड। ये जो पहले से एग्जिस्ट थी जो भी स्कीम ब्रीम और लीड, इसके बेस पे इसको बनाया गया था। इसकी एग्जिस्टिंग रेटिंग के द्वारा इसे इनकी जो रेटिंग थी उसको इसमें इंक्लूड कर दिया गया था। देन सेकेंड है टेलर टू ऑस्ट्रेलियन मार्केट प्लेस एंड इन्वायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट। ये जो ग्रीन स्टार जो स्कीम चलाई गई थी वो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा चलाई गई थी, जिसमें उसने मार्केट प्लेस और इन्वायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट को भी महत्व दिया था। फिर इसमें अलग अलग कैटेगरी बनाई थी। इसमें मैनेजमेंट थी, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जितनी चीज़ें होंगी, एनर्जी मीटर से रिलेटेड जो भी चीज़ होंगे, और मटेरियल लैंड यूज एंड इकोलॉजी। इसमें उसने इन्वायरमेंट को भी शामिल कर लिया, मैनेजमेंट को भी, ट्रांसपोर्ट को भी इसने शामिल कर लिया, यानी ट्रांसपोर्ट और जो भी हमारे मार्केट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको उसने शामिल कर लिया था। लॉन्च डेट इसकी है 2003 में हुआ था। सर्टिफाइड बॉडी है ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, GBCA ने इसे सर्टिफाइड किया था। देन टाइप ऑफ बिल्डिंग असेसमेंट है इसमें ऑफिस, रिटेल एंड एजुकेशन, हेल्थ केयर, मल्टी डिसिप्लिनरी एंड रेसिडेंशियल एंड मिक्स यूज इन प्लॉट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। इसमें जितने भी हमारे ऑफिस से रिलेटेड या जो भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग है या जो भी मल्टी डिसिप्लिनरी बिल्डिंग्स हैं या जो भी हमारे एजुकेशन बिल्डिंग है, हेल्थ केयर है, ये सब इसमें इंक्लूड किए गए थे। तो आज का सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे AI के क्या क्या मेथड्स हैं, उसके डिसएडवांटेज एडवांटेज क्या क्या हैं। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये मेंस में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कौन सा मेथड किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, क्या एडवांटेज है या क्या डिसएडवांटेज है। और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे जो 10 मार्क्स के या 15 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। इसीलिए जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी उसे आप ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो गाइज, थैंक यू। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।